गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम के बारे में। तो दर्पण के बारे में पढ़ते हैं आज। तो दर्पण क्या होता है ना। जैसे दर्पण क्या है, कल हमने प्रकाश का परावर्तन देखे कि प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर उससे जब टकराती है तो उसी ओर ऐसा टकरा कर लौट जाती है, उसको परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये पृष्ठ है जिस पर वो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है और टकरा कर ऐसे लौट रही है। अब ये जो पृष्ठ है ना, इसका बात हम लोग करते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सतह जिस पर पड़ने वाली जितनी भी प्रकाश है ना, जितना भी प्रकाश इस पर आ रही है, यदि ये सतह उस पूरे प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, है ना, 100% जो प्रकाश है उसको लौटा दे, टकरा कर परावर्तित कर दे, तो वही सतह ही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इसी से। तो दर्पण वास्तव में क्या है, एक सतह है ना। कैसा सतह है, जिस पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को वो सतह क्या करती है, परावर्तित कर देती है ना। बिल्कुल चमकदार होता है दर्पण। आप लोग देखें सभी के घरों में दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपने आप को हमेशा निहारते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, दर्पण। दर्पण एक ऐसा चमकदार पृष्ठ जिस पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को वह परावर्तित कर दे, तो वो पृष्ठ, वो सतह ही हम लोग का दर्पण कहलाता है। अब कल हम लोग बात किए थे कि ये सतह का आकार जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, गोलीय हो सकता है, समतल हो सकता है, परवलय आकार हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से ये दर्पण भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग समझते हैं। एक कांच का ऐसा पट्टी है, मान लीजिए ये कांच है, अलग अलग आकार का हो सकता है, समतल हो सकता है, गोली हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है। हम लोग बात किए थे कि एक तरफ उसमें क्या होता है, पेंट किया जाता है। पेंट क्या चीज का होता है, आप लोग पढ़े होंगे भाई। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे कांच लिया जाता है, कांच का एक टुकड़ा, मतलब अलग आकार का, किसी भी प्रकार के आकार का कांच लिया जाता है। और चूंकि यहाँ पे तो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे 3D व्यू में, ऐसे जैसे मान लीजिए एक कांच का ये टुकड़ा है और उसके एक तरफ क्या किया जाता है, ये जिधर मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, इस तरफ क्या किया जाता है, टिन का और प्लस मरकरी का, है ना, इन दोनों का यौगिक बनाया जाता है और उसका इसके एक तरफ जो है कलई कर दिया जाता है ना। एक तरफ मतलब उसका ऐसा पेंट टाइप का कर देते हैं, उसको क्या केमिस्ट्री में कलई करना बोलते हैं, कलई कर देते हैं। अब ये जो है, मतलब इसको जब इसमें कलई करते हैं तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल, मतलब अस्थायी होता है। यदि उसको सिर्फ कलई को यहाँ रखेंगे तो वो उखड़ जाएगा जल्दी, तो उस कलई को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का पेंट कर दिया जाता है, लाल पीला हरा नीला कुछ भी, तो पेंट कर देते हैं। तो ये इधर वाला जो कांच है, जब उस पर ये टिन और मरकरी का यौगिक जो होता है, जब उस पर लेप चढ़ता है, कलई होता है, तो एकदम चमकदार हो जाता है। तो जब भी इस पर प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है तो ये किसी भी प्रकाश को न तो अवशोषित करता है, न पार होने देता है, सब का सब को क्या कर देता है, ऐसा परावर्तित कर देता है, मतलब 100% प्रकाश को वो ऐसा लौटा देता है ना। तो ये ऐसा ही पृष्ठ क्या है, दर्पण है। तो दर्पण क्लियर हुआ, एक ऐसा चमकदार पृष्ठ जो अपने पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है, बिल्कुल अवशोषित नहीं करता, ना ही अपने में से पार होने देता है, वो पृष्ठ क्या है, हमारा दर्पण है। दर्पण बनाया कैसे जाता है, एक कांच के प्लेट पर किसी भी आकार का ले सकते हैं, उसके ऊपर टिन और मरकरी के यौगिक का उसमें कलई कर देते हैं,
क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब असुरक्षित मतलब खराब होने वाला चीज है, पॉलिश उसका उगड़ जाएगा जल्दी, इसलिए उसके ऊपर सुरक्षित रखने के लिए पेंट भी कर दिया जाता है। तो उसका जो उल्टा वाला साइड है चमकदार पृष्ठ हो जाता है। अब उसी को हम लोग दर्पण के रूप में जैसे आप लोग देखेंगे, हाँ तो ये देखेंगे, ये एक समतल दर्पण है, इसमें हम लोग अपना फेस वगैरह देख सकते हैं। अभी आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये जो चमकदार पृष्ठ है उसके आकार के हिसाब से जब दर्पण बनाया जाता है तो दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है भाई? समतल दर्पण जैसे एक समतल कांच का प्लेट लेंगे, उसके पीछे टिन और मरकरी का पॉलिश कर देंगे, कलई कर देंगे, तो इधर ये उसका क्या हो जाएगा, इधर उसका परावर्तक सतह हो जाएगा और इस साइड में क्या हुआ रहेगा, कलई किया हुआ रहेगा। तो ये समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण कैसा रहता है? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा खोखला गोला वाला शेप है, अब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये वाला हिस्सा को काट दिए हैं, तो ये वाला हिस्सा यदि काट देते हैं तो ये आपको इस तरह से शेप मिल जाएगा। मान लीजिए इधर वाला हिस्सा को यहाँ से यहाँ तक ऐसा काट दिए तो हमको इस तरह का ऐसा शेप मिल जाएगा ऐसा। अब इसके मान लीजिए कि इधर हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट का कलई चढ़ा देते हैं टिन और मरकरी का, तो इधर उसका परावर्तक सतह हो जाएगा, ये उसका परावर्तक सतह है ना। ये भी उसी तरह से यदि इसका हम लोग इधर पॉलिश कर दे टिन और मरकरी का तो इस साइड वाला जो है परावर्तक सतह हो जाएगा। तो ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, ये दोनों तो अलग अलग दिख रहा है। तो ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसके बारे में आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण और ये वाला हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, है ना। तो ये दूसरा प्रकार का हो गया। गोलीय दर्पण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। तीसरा जो है वो परवलयाकार दर्पण होता है। परवलयाकार दर्पण कैसा होता है? उसका जो आकार है गोले से थोड़ा सा अलग, है ना, परवलय के जैसा। या तो मान लीजिए इस तरह से रहेगा या फिर वो इस तरह से रहेगा। इधर पेंट कर देंगे तो ये एक टाइप का परवलयाकार दर्पण हो जाएगा, इधर यदि पेंट कर देंगे तो ये दूसरे टाइप का परवलयाकार दर्पण हो जाएगा। तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं मुख्य रूप से, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। ठीक है, अब हम लोग के सिलेबस में जो है गोलीय दर्पण है, तो हम लोग को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण। जो अभी हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखे वो एक्चुअली गोलीय दर्पण ही है। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। अवतल दर्पण का आकार कैसा होता है? अवतल दर्पण में जो है ये एक गोले का कटा हुआ भाग ही होता है, जिसके एक तरफ हम लोग टिन और मरकरी के यौगिक का कलई कर देते हैं। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये इसके एक तरफ ऐसे पेंट कर दिया जाता है टिन और मरकरी का, दोनों अलग अलग दिख रहा है। अवतल दर्पण जो है बीच में ऐसा दबा हुआ होता है और किनारे पर उठा हुआ होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण बीच में ऐसा उभरा हुआ रहता है और किनारे पर ऐसा दबा हुआ रहता है, ये जो है उत्तल दर्पण। जैसे मेरे पास तो है नहीं अभी ये, जैसे ये दिए वाला शेप से आप लोग बिल्कुल इसी को मत देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक गोला से ये इसको काट के रखते तो जैसे यहाँ एक्चुअली हम लोग को ये एक लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा वो कटोरी टाइप सा शेप है उसका, है ना। जैसे ये दिया है तो इसका यदि इधर वाला परावर्तक सतह हो गया, इधर पेंट किया हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हो गया ऐसे। और इसको यदि हम लोग उलट के रख देते हैं ऐसे, इधर हम लोग पेंट कर देते हैं अंदर साइड और इधर परावर्तक सरफेस रखते हैं, तो ये वाला हम लोग का कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसी से समझ लीजिए ऐसे बाहर साइड यदि पेंट कर दिए, है ना, ऐसा उभरा वाला साइड में, तो ये इधर परावर्तक सतह, तो ये अवतल दर्पण हो गया। यदि इसको ऐसे रख के इधर पेंट कर दिए तो इधर से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, तो परावर्तक सतह है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अब ये जो दोनों प्रकार के दर्पण हैं, इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु हैं
उसके बारे में अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु और उसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अभी गोलीय दर्पण का हम लोग देखें कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एक्चुअली गोला रहता है, उसको एक कटा हुआ भाग होता है ना, मतलब परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, एक तरफ पेंट कर दिया जाता है और एक तरफ उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जैसे अवतल दर्पण है तो ये जैसे एक गोला है ये, और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग काट दिए, तो इसको काल्पनिक रूप से बनाया है समझने के लिए। वास्तव में दर्पण जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ही है। मान लीजिए इस तरफ यदि हम लोग पेंट कर देते हैं तो इधर वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, तो यह अवतल दर्पण बीच में दबा हुआ है। अब यहाँ पे भी ये वाला जो है ये उत्तल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, इसके इधर इस साइड में हम लोग पेंट कर देंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का भाग ही दर्पण है, उसको समझने के लिए हम लोग बनाया है। इधर पेंट किया हुआ है तो इधर प्रकाश आपतित होगी, परावर्तित होगी, तो इधर परावर्तक पृष्ठ है। तो एक एक बिंदु से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक क्या है, जैसे मैं बताया कि दर्पण जो है गोलीय दर्पण जो होता है दो टाइप का, एक उत्तल और अवतल देख रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, वास्तव में दर्पण वैसा नहीं दिखेगा हमको, ऐसा मतलब एक हल्का सा कटोरे के शेप में लेके दिखेगा हमको, है ना, इस तरह से जैसा दिया है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कर्व है, यहाँ पे हम लोग बस समझने के लिए समझ रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पर है, ये सामने देख पा रहे हैं हम लोग, तो जैसे ये यहाँ पर एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ना, सेंटर से जाता हुआ किसी भी दो सिरे है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस लाइन को मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो द्वारक कहलाएगा, बीच में से जो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे वो सेम ही आएगा, बराबर ही आएगा। तो दो सिरे के बीच की जो दूरी होती है, आखिरी दो सिरा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका द्वारक है। मतलब यदि मैं यहाँ एक पॉइंट x मान लूं और यहाँ पर y मान लूं, तो x से y तक का जो डिस्टेंस है वो उससे अवतल दर्पण का द्वारक हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग उत्तल दर्पण में देखें तो x से y तक का जो ये डिस्टेंस है ये उसका क्या है, द्वारक है। क्लियर है ना। गोलीय दर्पण के सिरों पर जो दो बिंदु स्थित हैं उनके बीच की दूरी ही उसका द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। दर्पण जितना बड़ा होगा उसका द्वारक भी उतना ही बड़ा होगा, उस पर ज्यादा प्रकाश व्याप्तित होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुव। ध्रुव क्या है, जो कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे यहाँ पर ये बीच में बिंदु है, यहाँ से और यहाँ से बराबर दूरी है, यहाँ पे भी लगभग बीच में ये पॉइंट है। अब वो तो रेखा जैसा दिख रहा है, यदि इसके बारे में सोचें, ये वाला में यदि देखें तो ये बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो उसका ध्रुव हो जाएगा। यदि यहाँ पर समझे तो ये ऐसा है, इसके बीच में जो पॉइंट आएगा वो उसका ध्रुव होगा। सरफेस है वो, रेखा के जैसा नहीं है, ध्यान रखें हमेशा, बोर्ड में वो चीज नहीं क्लियर होगा। तो दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोला जाता है, इसलिए ध्रुव को P से दिखाते हैं। ये P, ये क्या हो गया, P। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र क्या है, हम लोग देख रहे हैं दोनों ही दर्पण जो है एक काल्पनिक गोले का कटा हुआ भाग, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गोला है, इसको काट के यहाँ से अलग कर देंगे तो दर्पण हो जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली जिस काल्पनिक गोले का ये कटा हुआ भाग है उसका जो केंद्र होता है वही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है ना। ये हमारे पास नहीं है, ये समझने के लिए हम बनाए हैं, ध्यान रखें बार बार। हमारे पास दर्पण सिर्फ यही है दर्पण, लेकिन हम इसके गोलाई को यदि मिलाएंगे तो काल्पनिक रूप से हम देख सकते हैं कि ये इसी से कट के बना हुआ होगा। तो गोलीय दर्पण जिस काल्पनिक गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको C से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र। ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है।
इन दोनों के बीच की दूरी ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए इसको R से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, वक्रता त्रिज्या को R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब P से C तक का दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या है ना, R है। P से C तक का दूरी वक्रता त्रिज्या है, R है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुख्य अक्ष। बहुत ही सिंपल, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। हम लोग को पता है रेखा तो भाई असीमित, मतलब वो अनंत तक जा सकता है। ये रेखा मिला देंगे दोनों को, ये जो काल्पनिक रेखा बनेगी वही क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी इन दोनों को मिला दिए, ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ सकता है। तो PC, P और C को मिला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, PC। PC जो है उसका मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। उसके बाद क्या है, मुख्य फोकस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा सा अलग डायग्राम बना के हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ऐसा, ठीक है, ये इस तरह पेंट किया हुआ है। ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका P है, ये इसका C है। अब मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण में समझे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर है ना। ये एक अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ध्यान रहे, अवतल दर्पण का बात हो रहा है ना। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जाती है, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं, है ना, मुख्य फोकस। ठीक है, इसलिए इससे F से दिखाते हैं। ये उत्तल दर्पण में थोड़ा सा इसका अलग टाइप का परिभाषा हो जाएगा। ये ऐसे, ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, ये हो गया उसका ध्रुव। अब मान लो उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है तो अब परावर्तन होगा, उस ओर तो जाएगा नहीं। तो परावर्तन होगा तो जैसे कर्वेचर ऐसा है, परावर्तन के नियम का पालन करेगा, इधर चला जाएगा, वो सब बाद में देखेंगे। तो परावर्तित होगा। अब परावर्तित हो गया मुख्य अक्ष से तो कहीं से जा ही नहीं रहा है। लेकिन यदि इसको हम लोग इधर से देखेंगे तो लगेगा इधर से आ रहा है कहीं से, है ना। तो इसको यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये यहां पर जाकर ऐसा, यहां से हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो इस पॉइंट से निकल रहा है। परिभाषा कैसे लिखेंगे उसका, यह बोलेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, हमको आभास होगा वैसा, रियल में नहीं निकल रहा है वो, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि इस मुख्य अक्ष के इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो यही पॉइंट, यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, है ना। दोनों का परिभाषा अलग अलग। कंबाइंड रूप में बोले तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य फोकस, फिर से गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण के लिए, या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए, वह बिंदु ही उसका मुख्य फोकस कहलाता है ना। इसलिए हम लोग इसको कैपिटल F से दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मुख्य फोकस दूरी। बहुत ही सिंपल, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे यहां से उसमें तो फोकस बनाया नहीं है ना, यहाँ पर
P से F तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी, इसमें भी। नेक्स्ट टॉपिक है फोकस समतल। फोकस समतल क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमारा क्या है, इस दर्पण का ये फोकस है, ये वाला पॉइंट फोकस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए एक तल यहां से ऐसे गुजरे कि फोकस से होकर जा रहा हो, और दूसरा चीज इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो ऐसे तल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस समतल बोलते हैं। फोकस तल भी कहा जाता है, कई बार उसको फोकस पृष्ठ भी बोलते हैं, है ना। एक ऐसा पृष्ठ या एक ऐसा समतल जो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजर रहा हो, उस समतल को फोकस समतल कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐसा समतल जो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरे, उस तल को फोकस समतल कहते हैं। मैं करूंगा। आज के लिए इतना ही।